अब कूलाम के नियम का अभी तक हमने सदिश रूप में व्यक्त करने के लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी उसको डिस्कस कर लिया। अब हम कूलाम का नियम मतलब F बराबर 1/4 पाई अपस्लाइन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर को सदिश रूप में व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। तो माना कि सपोज हमारे पास एक निर्देश तल है, ठीक है, ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस और ये मूल बिंदु O है, ठीक है ना। अब माना कि इस पॉइंट पर एक आवेश है Q1 और इस पॉइंट पर एक आवेश है Q2। आवेश Q1 का O के सापेक्ष जो स्थिति सदिश है वो सपोज R1 वेक्टर है जो इसकी स्थिति को व्यक्त कर रहा है O के सापेक्ष, ठीक है। इसी प्रकार से Q2 की स्थिति को व्यक्त जो कर रहा है वो सदिश है आपका R2 वेक्टर, ठीक है। और क्योंकि Q1 तथा Q2 दोनों के दोनों क्या है, धनात्मक आवेश है, पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे मतलब दूर हटाएंगे, ठीक है। और माना कि इन दोनों को मिलाने वाली रेखा ये हो गई, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि कूलाम का नियम में जो वैद्युत बल की दिशा क्या होती है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। अब क्योंकि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, इसका मतलब ये जो बल लगेगा Q2 पर दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण जो बल लगेगा उसकी दिशा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। और इसको हम लिखेंगे दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण बल, मतलब F21 का मतलब क्या है, Q2 पर Q1 के कारण जो बल लग रहा है उसको हमने F21 लिख दिया, ठीक है। इसी प्रकार से Q1 पर भी Q2 बल लगाएगा, तो Q1 पर लगने वाला बल मतलब F12, मतलब 12 का मतलब है पहले आवेश पर दूसरे आवेश के कारण लगने वाला बल, ठीक है ना। और इसके साथ ही हम Q1 की स्थिति को Q2 के सापेक्ष व्यक्त करेंगे तो ये हो जाएगा R21 वेक्टर, ठीक है, सॉरी R12 वेक्टर। अभी हमने पीछे देखा भी था 2 से 1 की ओर जाएगा तो 12 हो जाएगा, ठीक है। और Q2 की Q1 के सापेक्ष स्थिति निकालेंगे तो हो जाएगी R21 वेक्टर, ठीक है ना। तो अब हमको सब कुछ मिल गया है। अब हम एक एक कर इस बल को सदिश रूप में निरूपित करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, Q1 पर Q2 के कारण जो वैद्युत बल है, ठीक है ना, Q1 पर Q2 के कारण जो वैद्युत बल है वो क्या हो जाएगा, F12 वेक्टर राशि है, ठीक है ना। 1 पर 2 के कारण, ठीक है ना, जो 1 पर 2 के कारण जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है उसको हमने 1/2 से प्रदर्शित कर दिया। और इसको हम लिखेंगे 1/4 पाई अपस्लाइन नॉट Q1 Q2 अपॉन, अभी हम यहाँ पे 1/2 ले लेंगे, R12 स्क्वायर। ये जो 1/2 ये सबस्क्रिप्ट में, ठीक है, मतलब ये जो मैं R12 स्क्वायर लिख रही हूँ ना, इसका मतलब ये कि R12 ये, ठीक है ना। और इसके साथ ही इसकी दिशा आ जाएगी R12 कैप, ठीक है ना। अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन कर रखी है कि R12 कैप बोल रही हूँ, सॉरी थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम हो रही, तो ये हो जाएगा R12 वेक्टर अपॉन मॉड R12, या फिर इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ R12 वेक्टर अपॉन R12। सारी चीज़ें मैंने पीछे लास्ट वीडियो में बता रखा है, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या लिख लूँगी, F12 वेक्टर बराबर 1/4 पाई अपस्लाइन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर इंटू R12 वेक्टर अपॉन R12, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे R12 का स्क्वायर और ये सिंपल R12 है, तो स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, घातें जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा R12 का क्यूब। तो इस तरीके से हम लिख लेंगे F12 इक्वल टू 1/4 पाई अपस्लाइन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर इंटू R12 वेक्टर, सॉरी इंटू R12, फिर से लिख दे रही हूँ, चलो अब इस लाइन पे सही कर लेती हूँ। F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई अपस्लाइन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब इंटू R12 वेक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सदिश रूप में निरूपित करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने इसकी क्या है, दिशा, ठीक है ना, मतलब ये जो परिमाण था इसके साथ हमने दिशा लगा दी तो ये वेक्टर फॉर्म में प्रदर्शित हो गया, ठीक है। अब ये तो Q1 पर Q2 के कारण जो वैद्युत बल लगा था वो था, अब Q2 पे भी तो Q1 बल लगा रहा है, तो Q2 पर Q1 के कारण जो प्रतिकर्षण का वैद्युत बल लगेगा, ठीक है, उसको बिल्कुल ऐसे लिखना है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, F21 वेक्टर बराबर
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल, अब यहाँ पे 1 2 था तो यहाँ पे 1 2 आर था आर के साथ ना, अब ये 2 1 है तो यहाँ पे 2 1 आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर इंटू, अब दिशा आ जाएगी R21 कैप, ठीक है ना। अब इसको हम फिर से लिखेंगे, F21 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर इंटू R21 वेक्टर अपॉन R21। तो इसको मैं सीधे लिख दूंगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर क्यूब इंटू R21 वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको भी हमने सदिश फॉर्म में प्रदर्शित कर दिया। और अभी हमने पीछे पढ़ा भी था कि जो R12 वेक्टर होता है बराबर माइनस R21 वेक्टर के, ठीक है। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि R21 वेक्टर बराबर माइनस R12 वेक्टर, कुछ भी बोलें। तो इसकी जगह मैं माइनस R12 वेक्टर लिख दूंगी अगर, तो F21 वेक्टर, तो ये इसकी जगह मैं माइनस R21 वेक्टर लिख दे रही हूँ। तो ये माइनस बाहर आ गया, तो जगह -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 और R12 इक्वल टू R21 तो बराबर ही हो गए, तो ये इसको R12 क्यूब भी लिख ही सकती हूँ इंटू R12 वेक्टर, ठीक है। इसका मतलब दिस इम्प्लाइज दैट क्या आ गया, F21 वेक्टर बराबर माइनस F12 वेक्टर। इससे क्या साबित हुआ कि दोनों बल क्या हैं, दोनों आवेशों पर जो लगने वाला बल है वो बराबर है और विपरीत है। इसका मतलब जो कूलाम का नियम है वो न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। देखिए, जिस प्रकार से हमने दो सजातीय आवेश से तात्पर्य कि जैसे दोनों धनावेश हैं, दोनों समान प्रकार के आवेश हैं, तो उन पर एक दूसरे पर लगने वाले बलों की दिशा को हमने प्रदर्शित किया। उसी प्रकार से यदि हमारे पास दो विजातीय आवेश हों, मतलब कि एक धनावेश है और एक ऋणावेश है, तो इन दोनों आवेश पर एक दूसरे के कारण लगने वाले बलों की दिशा को यदि हम प्रदर्शित करें, तो देखिए अगर हम पहले आवेश की बात करें तो Q1 मतलब पहले आवेश पर दूसरे आवेश के कारण लगने वाले बल की दिशा क्या हो जाएगी, Q2 की ओर, ठीक है, दूसरे आवेश की ओर, क्योंकि ये क्या है, विजातीय आवेश, और विजातीय आवेश में एक दूसरे के में आकर्षण होता है, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण लगने वाली बल की दिशा को यदि हम प्रदर्शित करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, ये देखिए F21 की दिशा हो जाएगी Q1 की ओर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम दो विजातीय आवेशों के बीच पे भी लगने वाले बलों की दिशा को प्रदर्शित कर सकते हैं। थैंक यू।